हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट का वन शॉट हमने लिया था, उसका एक पार्ट सेकंड है और इसमें थोड़ा सा फास्ट जाएंगे पर प्रॉपरली मतलब सारा कुछ कवर करेंगे। तो एक बार बता दो साउंड ऑडिबल है, मैं स्टार्ट करने वाला हूं और प्रॉपरली बेटा सारी चीजें करेंगे। आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, कम से कम चैटिंग करनी है, सिर्फ आपको मेरी बात सुननी है, सिर्फ आप डाउट पूछोगे। फिर रिपीट करता हूं रूल क्या रहने वाला है। आपको 3 वर्ड्स यूज करने हैं, समझ आ गया ओके, नहीं आया नो। और उसके अलावा आप लिख सकते हो कि भाई आपको अगर कुछ पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम है तो ये लिख सकते हो। बाकी तो आप नॉर्मली कुछ ना लिखे और सिर्फ ध्यान से सुने। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मैं ऑडिबल हूं, विजिबल हूं और वैसे तो मैं दिख ही रहा तो ठीक है, ओके लिखो, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबने मतलब ओके लिख दिया है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाह रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे सोच के बताना कौन पहले आया था, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन। ये सोच के बताना पहले क्या इवॉल्व हुआ था, या इस बात का कोई प्रूफ है। या एक और सवाल आपसे पूछता हूं कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से पहले कौन आया होगा। ये कुछ सवाल हैं एवोल्यूशन बेस्ड जो इस चैप्टर से भी डील कर सकते हैं। मैं एक थोड़ी सी समरी बताऊंगा आपको, बात आपको क्लिक कर जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने वाले हैं बेटा फटाफट से। हाँ, चलिए स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ठीक है बेटा, सब बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं और अब हम इस सवाल का आंसर देने वाले हैं जो मैंने आपसे 2 सवाल पूछे। पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में से पहले कौन आया। तो मैं इस बात का आपको प्रूफ बता रहा हूं कि देखो पहले क्या हुआ था बेटा, हमारे पास जो सेल्स आए थे वो हेट्रोट्रोफिक थे। तो कहीं ना कहीं ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन पहले इवॉल्व हुआ होगा। और अगर आप ध्यान से देखें कि ज्यादा रेस्पिरेशन मिलता है कि फोटोसिंथेसिस मिलता है, तो आप ये देख पाएंगे कि हमारे पास रेस्पिरेशन ज्यादा सेल्स में मिलता है। हर एक टाइप के सेल्स में रेस्पिरेशन होता है पर हर एक टाइप के सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस बाद में इवॉल्व हुआ था, पिगमेंट्स आए थे, पर रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस सेल में पहले आया होगा। ऐसे ही अगर मैं सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करूं तो पहले कौन आया होगा, पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया होगा। और उसमें भी बेटा हमारे पास पहले बडिंग टाइप की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती थी, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई वेरिएशन बनाने को लेके। तो ये कुछ सवाल हैं आपके जो आपको एवोल्यूशन से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। मैं बेटा आपको आज बिल्कुल फील होगा कि लाइव से फायदा हुआ क्योंकि मैं बहुत प्रॉपरली सारा डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए मैं बिल्कुल वो पिछला रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा फटाफट से। देखो हमारे पास ये ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस के लिए मैं 3-4 बातें रिपीट करूंगा, देखें आप में से सारे इस बात को सुन पा रहे हैं कि नहीं। ध्यान से सुने। ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप प्रोसेस है, 10 स्टेप होते हैं। लोकेशन इज साइटोप्लाज्म, 10 एंजाइम होते हैं, 10 स्टेप होते हैं। पहला, तीसरा और 10th स्टेप ये इरिवर्सिबल है, बाकी सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, मेन कंट्रोलिंग स्टेप है। ठीक है, ये आपको ग्लाइकोलिसिस में पता होना चाहिए। और ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस हर एक टाइप के सेल में होता है। तो मैं आपको यहां पर कुछ चीजें और ऐड कर रहा हूं। फटाफट से आगे जा रहे हैं बेटा, फटाफट से आगे जा रहे हैं, फटाफट से आगे जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर, फटाफट से आगे जा रहे हैं। आप देखिए जरा, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट। आप मुझे सोच के बताइए इसमें शुगर कहां तक है। देखो ग्लूकोज शुगर है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट शुगर है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट शुगर है, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट शुगर है। ये दोनों भी शुगर है। इसके बाद से शुगर नहीं है क्योंकि यहां पर हमारे पास पहली ऑक्सीडेशन हो गई है। यहां पर मेरे पास पहली ऑक्सीडेशन हो गई है और यहां पर मेरे पास NADH बन गया है। तो इसके बाद से कोई भी चीज शुगर नहीं है, सब एसिड है। यहां से सारा क्या है, एसिड है। ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। क्लियर हो गई बात, ये वाली बात आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर, डन। अब जरा फटाफट से आगे की सिचुएशन सुनो ध्यान से। चलिए, क्या आप यहां से बेटा क्वेश्चंस कर पा रहे हो जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये देखो,
क्या आप ये वाले क्वेश्चंस ले पा रहे हो? फटाफट से देखो बेटा, जल्दी देखो, जल्दी। क्या आप ये क्वेश्चंस ले पा रहे हो? जल्दी देखो, फास्ट, जल्दी फास्ट। ये देखो बेटा, क्या आप ये क्वेश्चंस ले पा रहे हो? जल्दी देखो, फास्ट फास्ट। क्या आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो? देखें। हाँ, ठीक है, क्लियर। क्या आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो? देखो, सबसे पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेप्स इन विच एटीपी यूटिलाइज। मैं आपको आंसर्स लिख रहा हूं, आप सोचो जरा, आप सोच पा रहे थे कि नहीं? स्टेप्स इन विच एटीपी यूटिलाइज, तो मेरे पास फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी खर्च होता है। एक खर्च करने वाला एंजाइम हेक्सोकाइनेज है और दूसरा एंजाइम मेरे पास फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलिसिस में कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं? हम कहते हैं टोटल 2 एटीपी डायरेक्ट हैं, जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, हाँ, क्लियर, सही है। हाँ भाई, लक्ष्य नीट वालों को भी ज्वाइन करना अगर कर सकते हो बेटा। देखो, आपको अगर समझ आ रहा है, आपने पेज सीरीज में से पढ़ा था, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप प्लीज देखें, है ना। जिसको बेनिफिट होता है वो जरूर देखें बेटा। यहां पर ऐसा नहीं कि घूमने आए हुए हैं, है ना। जो आपके काम का चीज है उसको देखना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितने एटीपी बन सकते हैं? तो मैं लिखता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है, 2 NADH बनते हैं और 2 NADH से टोटल मेरे पास 6 एटीपी बनते हैं। टोटल कितने बनते हैं? 6 एटीपी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सही है। नेक्स्ट है बेटा, आगे देखो, नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इन ग्लाइकोलिसिस। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूं आपको, ग्लाइकोलिसिस इज अ इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। एक तरीके का ऐसा, सॉरी इनकंप्लीट वर्ड नहीं यूज करेंगे, गलत वर्ड है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन, जहां पर ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है। तो नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन यहां कितना आ जाएगा? 0। ग्लाइकोलिसिस में कोई भी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होती, ठीक है, क्लियर। हाँ, कोई भी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होती। टाइप ऑफ सेल्स इन ग्लाइकोलिसिस, कितने टाइप के सेल्स हमारे पास, या सॉरी ग्लाइकोलिसिस किन सेल्स में होता है, ये पूछा गया है। थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई। तो मेरे पास देखो, ग्लाइकोलिसिस यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा आपके पास प्लांट सेल में होता है, सारे प्लांट सेल में होता है, सारे एनिमल सेल में होता है, बैक्टीरिया में होगा, हमने प्रोकैरियोटिक लिख ही दिया, और फंजाई में होगा। तो सारे तरह के सेल्स में हमारे पास क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा। सारे तरह के सेल्स में क्या होगा? हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होगा। क्या आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हैं? क्लियर। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसे वाले सवाल नहीं बेटा। आप अगर ये आंसर्स कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि ये आंसर्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आपको ग्लाइकोलिसिस आ गया है, ठीक है, क्लियर है, सही है, क्लियर। हाँ, क्या आप ये आंसर्स कर पा रहे हैं? तो बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर, हाँ बिल्कुल सही है। तो आप ये समझे, ये आप आंसर कर पा रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद मूव कर रहे हैं बेटा, उसके बाद मूव कर रहे हैं, ये देखो। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे, आगे के कुछ क्वेश्चंस और लेने हैं मुझे ग्लाइकोलिसिस से। तो जरा ये देखें बेटा, ये वाला देखें, ये वाले क्वेश्चंस देखें, क्या आप कर पा रहे हैं? नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में बेटा टोटल कितनी एटीपी बनती है, ये सोचने वाली बात है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे 2 एटीपी। मैं सारा कराऊंगा टोटल आज इसको। नंबर ऑफ एटीपी इन एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनेंगे भाई, बताओ जल्दी से। हम यहां लिखेंगे 2 एटीपी। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई यूकैरियोटिक सेल है जिसमें एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है? क्या कोई यूकैरियोटिक सेल है जिसमें एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है? हम ये जानना चाह रहे हैं, सुन लो ध्यान से बेटा। क्या कोई ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जिसमें एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है? सोचो, ध्यान से सोचो, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल है, ये ऐसा एक सेल है आरबीसी। आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो बिना माइटोकॉन्ड्रिया वाली होती है, जिसे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो उसमें भी 2 एटीपी बनेंगे पर ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस उस यूकैरियोटिक सेल में होगी, उस यूकैरियोटिक सेल में होगी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और यहां पर ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनेंगे? 8 एटीपी बनेंगे। तो आपने बेटा आज ये सारी बातें सीखनी है कि ग्लाइकोलिसिस जो है आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो ये सारा आपने समझना है। तो यहां पर आपके पास 8 एटीपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 एटीपी। क्लियर,
ठीक है, क्लियर। तो ये सारे स्टेप्स आप समझते हुए चलो बेटा। अब देखो, हाउ सुक्रोज एंटर इनटू ग्लाइकोलिसिस। अब ये एनसीईआरटी की लाइन है। सुक्रोज, देखो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सुक्रोज। प्लांट में, लीफ में फूड बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में। सुक्रोज मेरे पास रूट सेल में पहुंच गया मान लो, तो रूट सेल में सुक्रोज को कैसे यूज किया जाएगा? सुक्रोज को तोड़ा जाएगा ग्लूकोज में प्लस फ्रक्टोज में। ये दोनों एंटर करेंगे किसमें? एंटर इनटू ग्लाइकोलिसिस। ये दोनों हमारे पास किसमें एंटर कर जाएंगे? ग्लाइकोलिसिस में दोनों ही एंटर कर जाएंगे। कौन कौन? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे पास दोनों जो हैं ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास एंटर कर जाएंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, सही, हाँ, क्लियर, ठीक। अब देखो जरा आगे, ग्लाइकोलिसिस किस में एब्सेंट? अगर आपसे कोई सवाल ही आ जाए कि किन सेल्स में ग्लाइकोलिसिस नहीं होती, हमने कहा फंजाई हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। फंजाई हमारे पास क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें ग्लाइकोलिसिस नहीं होती, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया, होता ही है, क्या हो गया? होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी। आर्की बैक्टीरिया में भी होगी, साइनोबैक्टीरिया में भी होगी, सारे तरह के बैक्टीरिया में होगी बेटा। उसके बाद मसल सेल्स में भी होगी। सीव ट्यूब लिविंग सेल है, अगर कोई सेल लिविंग है तो इसमें भी होनी चाहिए। लैम्डा फैज वायरस है, वायरस में नहीं होगी, आरबीसी में होगी। तो आपको यह सीखना है आज कि बेटा हर तरह के सेल में ग्लाइकोलिसिस होती है। लोकेशन क्या रहता है? साइटोप्लाज्म। और हम लोग बेटा एक एवोल्यूशन में एक टॉपिक पढ़ते हैं बायोकेमिकल एविडेंस। तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन के ये एंजाइम बैक्टीरिया में और मेरे पास किसमें? बैक्टीरिया में और ह्यूमन सेल में कॉमन है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बायोकेमिकल एविडेंस है कि हमारा जो मतलब एवोल्यूशन है वो एक सिंगल सेल से हुआ है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक में बदला, पर उन्होंने कंजर्व किया, रखा कॉमन पाथवे ग्लाइकोलिसिस। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ आना चाहिए बेटा। ये सारी चीजें 6 एटीपी बेटा, अगर किसी के साथ 2 NADH बनेंगे तब 6 एटीपी आएगा। हाँ बिल्कुल 6 एटीपी आएगा। अब मैं आपसे कुछ रिवाइज कर रहा हूं वर्बली, बहुत ध्यान से सुनना ग्लाइकोलिसिस को। पहला, ग्लाइकोलिसिस के 3 साइंटिस्ट, एम्बेडेन, मेयरहॉफ, परनास। दूसरा, ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम 10, उसमें से कौन सा याद करना है? हेक्सोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज, ठीक है, या फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन से स्टेप इरिवर्सिबल है? पहला, तीसरा, 10वां। ग्लाइकोलिसिस के उल्टे प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कह सकते हैं, पर वो सिर्फ लिवर सेल में होता है, क्योंकि मुझे 3 एंजाइम एक्स्ट्रा चाहिए वापसी जाने के लिए जो इरिवर्सिबल स्टेप के हैं। ग्लाइकोलिसिस के कौन से स्टेप में एटीपी लगता है, इन्वॉल्व होता है? पहला और तीसरा। ग्लाइकोलिसिस के कौन से स्टेप में एटीपी बनता है? 7th और 10th स्टेप में। ग्लाइकोलिसिस के कौन से स्टेप में NADH बनता है? 6th स्टेप में, जहां पर प्रॉपर ऑक्सीडेशन होती है। प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या शुगर है? हम कहेंगे नहीं, पाइरुविक एसिड, जिसे हम ऑर्गेनिक एसिड का नाम देते हैं, जो एनर्जी बना सकता है। तो पाइरुविक एसिड से वापसी ग्लूकोज बनाना इस बेसिकली हमारे पास क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस है। बेसिकली क्या है हमारे पास? ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहां तक आपको समझ आ जानी चाहिए बात, क्लियर है? यहां तक आपको क्या है? बात समझ आनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर। चलिए यहां तक देख लो बेटा, देख लो ध्यान से। हाँ, यहां तक आपको समझ आ जानी चाहिए सारी बातें जो मैंने डिस्कस करी। क्लियर। अब यहां से हम आगे मूव कर रहे हैं, है ना, यहां से हम आगे मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरा आपका डिफरेंस है, टाइम जोन अलग अलग हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो आप लिख रहे हो चैट में उसमें और टाइम जोन में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, मैं सारी बातें आपको डिस्कस करूंगा आज, ठीक है, क्लियर, और सारी चीजें समझा के जाऊंगा ना। और आपको मेरी बातें बहुत ध्यान से सुननी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई ठीक है, क्लियर, हाँ ठीक है, वायरस छोड़ के बाकी सब में। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब आपको ग्लाइकोलिसिस का एक फील आ गया होगा अब तक तो, ठीक है, जिनको नहीं आया बेटा फील लो, है ना। अब आओ अगली कहानी क्या है, देखो हम बात कर रहे हैं एरोबिक फेट ऑफ पाइरुवेट, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है, 2 मिनट लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। देखो हमारे पास ग्लूकोज से पाइरुवेट बना है जिसका नाम ग्लाइकोलिसिस है। ये ग्लाइकोलिसिस कहां हुआ है? साइटोप्लाज्म में। अगर आप ध्यान से देखें, ये ग्लाइकोलिसिस कहां हुआ है? साइटोप्लाज्म में।
तो ये मेरे पास कौन सी जगह है, ये साइटोप्लाज्म है, यहां ग्लूकोज से पाइरुवेट बन गया। अब ये पाइरुवेट यहां से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। नाउ दिस पाइरुवेट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरुवेट आपको पता है 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। इस पाइरुवेट से मेरे पास CO2 निकला और NADH बना। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। रिपीट कर रहा हूं, पाइरुवेट से CO2 निकला मतलब डीकार्बोक्सिलेशन, NADH बनना तो पाइरुवेट से एसिटाइल CoA बनने में ऑक्सीडेशन हुई है। इसे मैंने क्या नाम दे दिया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का नाम दे दिया। क्लियर है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का नाम दे दिया तो कोई बात नहीं। तो पाइरुवेट से एसिटाइल CoA बन गया। मतलब यह हुआ कि ग्लूकोज की जो 6 कार्बन थी उसमें से पाइरुवेट में वो 6 की 6 कार्बन है, पर पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में। अब ये पाइरुवेट यहां आया तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है, तो एक पाइरुवेट से एक एसिटाइल CoA, तो 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल CoA। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज की 2 कार्बन का नुकसान कहां हो जाएगा, लिंक रिएक्शन तक हो जाएगा। कहां तक हो जाएगा, लिंक रिएक्शन तक हो जाएगा। दिमाग में फिट करो इसे, ठीक है, क्लियर। दिमाग में क्या करो, फिट कर लो एकदम से, है ना। फिट क्यों कर रहे हो, मतलब समझ लो, ठीक है। तो पाइरुवेट से एसिटाइल CoA हमारे पास क्या है, ये यहां पर आप देख रहे हो CO2 बन गई। अच्छा, CO2 किससे बाहर चली जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर चली जाती है। तो जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 कहां से आई है, माइटोकॉन्ड्रिया से आई है। कहां से बनी होगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से। ठीक हो गई बात। अब ये जो एसिटाइल CoA है ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। अब इस 2 कार्बन का कंपाउंड क्रैब साइकिल में जाके 2 CO2 बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा पाइरुवेट खत्म हो जाता है 2 स्टेप में, पहला लिंक रिएक्शन में और दूसरा क्रैब साइकिल में। पूरा का पूरा पाइरुवेट खत्म हो जाता है 2 स्टेप में, पहला लिंक रिएक्शन में, दूसरा मेरे पास क्रैब साइकिल में। पहला एक CO2 जाता है जिसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, ये 2 भी ऐसे ही लॉस होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एसिटाइल CoA है, एसिटाइल CoA है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है किसमें, क्रैब साइकिल में। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन से ऐसे स्टेप हैं जिसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, तो मैं नाम दूंगा लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन से ऐसे स्टेप हैं जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है, तो आप कहोगे क्रैब साइकिल, क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन कंप्लीट होने का मतलब CO2 बनना। एक पाइरुवेट से 3 CO2 बनी तो 2 पाइरुवेट से 6 CO2 बनेगी। और ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम यहीं प्रेजेंट होते हैं। तो आपने अपने दिमाग में बिठाना है, ग्लूकोज से बना हुआ पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा, पहले एक CO2 लॉस करके एसिटाइल CoA बनाएगा, और फिर वो जो हमारे पास क्रैब साइकिल में जाकर 2 CO2 और लॉस करेगा। उसके साथ पैरेलली NADH वगैरह बनते रहेंगे, क्योंकि NADH बनाने का एक पर्पस होता है बेटा। ये पूरे प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन का नाम दे रहे हो। ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन आप टेम्पररी किसको दे रहे हो, Na+ को, ताकि NADH बन जाए। क्लियर है बेटा। ग्लाइकोलिसिस में शुगर के नंबर बताए हैं मैंने कितने होते हैं, मैंने कोई कंफ्यूजन, मैंने आपको कहा है कि भाई देख लो, शुगर वो होता है जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड कहते हैं। तो डाईहैप और PGL तक शुगर होता है, उसके पहले शुगर, उसके बाद शुगर नहीं होता, पहले सारी शुगर है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। शाबाश, नेक्स्ट आगे फटाफट से मूव करेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट करेंगे बेटा। टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ही मूव करो। आज थोड़ा सा लेट है हम इसमें, क्योंकि सीरीज बीच में लॉन्च हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सारा उसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा, मैं उसके अकॉर्डिंग मूव करूंगा, ठीक है। अपना मैं श्योर हूं, मैं उसके अकॉर्डिंग मूव करूंगा, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन सवालों के जवाब दो। जो सही जवाब देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। इधर देखो बेटा, इन एरोबिक रेस्पिरेशन डैश एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने ग्लाइकोलिसिस के अकॉर्डिंग बात की, कौन एंटर करेगा, पाइरुवेट, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय 1 ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रिया, मुझे सोच के बताओ, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से कितनी CO2 बनेगी, सोचो सोचो, एक ग्लूकोज से कितनी CO2 बनेगी, हाँ, एक ग्लूकोज से कितनी CO2 बनेगी। क्लियर,
एक ग्लूकोज से कितनी CO2 बनेगी? सुन लो ध्यान से, एक ग्लूकोज से बनेगी बेटा 6 CO2, और 6 की 6 CO2 कहां बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। और दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे कौन कौन से? एक लिंक रिएक्शन में बन रही है, और साथ में कहां बन रही है? क्रैब साइकिल में। साथ में कहां बन रही है? क्रैब साइकिल में। ठीक है, क्लियर? हाँ, सही है, क्लियर? ये चीज समझ आ रही है? हाँ, दूसरा, विच स्टेप फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से स्टेप CO2 बनाते हैं? तो एरोबिक में CO2 कहां बनता है? क्या ग्लाइकोलिसिस में बनता है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप कहोगे नहीं, ग्लाइकोलिसिस में नहीं बनता। लिंक रिएक्शन में बनता है? मैं कहूंगा यस। मैं कहूंगा क्या क्रैब साइकिल में CO2 बनता है? आप कहोगे यस। तो इन दोनों में बनता है। एनारोबिक में आपसे पूछा जाए CO2 कहां बनता है, तो एनारोबिक में आप दो चीजें पढ़ते हो, एक पढ़ते हो लैक्टिक एसिड वाला, और दूसरा पढ़ते हो इथेनॉल। तो इन दोनों में आपके पास कहां CO2 बनता है? इसमें नहीं बनता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किन किन प्रोसेस में CO2 का प्रोडक्शन होता है, तो आप लिखोगे लिंक रिएक्शन में होता है, क्रैब साइकिल में होता है, और इथेनॉल फर्मेंटेशन में होता है, और किसी में नहीं होता। क्लियर है बेटा? ग्लाइकोलिसिस से बनाते हैं। क्लियर, बिल्कुल सही, ग्लाइकोलिसिस से बनाते हैं। आगे देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी। हाँ, ठीक है, क्लियर? हाँ, पढ़ लो भाई, जो जो चैट में फालतू की बात लिख रहे हैं ना, हाँ, उनके पीछे कंटाप लग जाएगा, पेरेंट्स आगे मारेंगे, कहेंगे कि आप फालतू बात कर रहे हैं। पढ़ ले, ध्यान दो इधर। अगला देखो, आ जाओ भाई, लिंक रिएक्शन पे आ जाओ। लिंक रिएक्शन क्या होता है? लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, यहां। चलो फटाफट से आगे जा रहे हैं। ये पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है बेटा, आप याद रखना, पायरुविक एसिड एक कीटो एसिड होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कीटो एसिड? कीटोन और COH ग्रुप अगर साथ लगा हो तो इसको हम नाम देते हैं कीटो एसिड। यदि आपको नहीं पता है तो आपको किन किन चैप्टर में वर्ड नहीं समझ आएगा, मिनरल न्यूट्रिशन का लास्ट पेज समझ नहीं आएगा। पायरुविक एसिड एक कीटो एसिड होता है। अब पायरुविक एसिड में पहले COH निकालने का मतलब CO2 चला गया, दूसरा इसमें हमने क्या बना दिया? NAD+ से NADH बनाया। जिन बच्चों को मेरी बात समझ आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस एरो दिस वन इज रिडक्शन। इसका मतलब इस एरो पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी, तो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, साथ में डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम देते हैं हम? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तो आपको ये समझ आ गया होगा हम यहां पे क्या नाम दे रहे हैं? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। और इसके बाद हमने क्या बनाया बेटा? एसिटाइल कोए बनाया, क्योंकि अगर आपको मैं समझाऊं, इधर देखो बेटा, अगर मैं COH निकाल दूंगा तो ये एल्डिहाइड आ जाता, इस एल्डिहाइड में फिर से ऑक्सीडेशन करके एसिटिक एसिड बना दिया। एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है एसिटाइल कोएंजाइम में। तो आप क्या ये आंसर कर पा रहे हैं? इसमें एंजाइम कौन है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का नाम है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो लिंक रिएक्शन कर रहा है। इसकी लोकेशन क्या है? ये सोचने वाली बात है, इसकी लोकेशन क्या है? ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है बेटा? इसकी लोकेशन है मैट्रिक्स। क्या आप ये सवालों के आंसर कर पा रहे हैं? तो आप नीट के सारे आंसर कर पाएंगे। ये प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। ठीक है, क्या आप इन सवालों के आंसर कर पा रहे हैं? तो आप नीट के आंसर कर पाएंगे। इसमें कोएंजाइम कौन सा चाहिए? Mg+2 चाहिए, कोफैक्टर होगा। उसके बाद TPP चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिपोइक एसिड, ये एनसीईआरटी में नहीं है, नाम बता दिए सिर्फ आपको। और NAD+ चाहिए, और कोएंजाइम A चाहिए। तो ये आपको याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। कौन? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो लिंक रिएक्शन में है। और यहां कितने ATP बनेंगे? यहां बेटा 2 NADH बनते हैं 2 पाइरुवेट से, 2 NADH पर 2 पाइरुवेट। तो आप देख लो कितने ATP हो गए, मैं 6 लिख रहा हूं। अगर एक पाइरुवेट लोगे तो 3 ATP। क्लियर? सही है, बहुत सही। क्या ये सारी बातें आप समझ पा रहे हैं? तो आपको आराम से वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा, आराम से वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ध्यान से देख लो। क्लियर?
आराम से वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो आगे चलेंगे। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं फटाफट से। आ जाओ, क्रैब साइकिल की बात कर लेते हैं आपसे। क्रैब साइकिल है ना, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के सबसे पहले देखो, मैं जो वर्बली बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्रैब साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए होती है। पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन का मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए कंप्लीटली CO2 में कन्वर्ट होता है। दूसरा पॉइंट, क्रैब साइकिल की लोकेशन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा पॉइंट, इस साइकिल के और नाम है, पहला सिट्रिक एसिड साइकिल। नॉर्मली साइक्लिक प्रोसेस के पहले प्रोडक्ट में साइकिल का नाम रख देते हैं, जैसे C4 साइकिल, C3 साइकिल, ऐसे ही सिट्रिक एसिड साइकिल C6 साइकिल है। उसके एक और प्रोडक्ट का नाम है TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है मेरे पास, कौन है भाई मेरे पास, कौन है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड है। क्लियर? ठीक है, हाँ ध्यान से सुने बेटा, बिल्कुल सही है। क्लियर? हाँ यहां से देखें। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो फटाफट से। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, ये जो येलो से दिखाए हैं ये सब 6 कार्बन के हैं, ये 5 कार्बन का है, और बाकी सारे ग्रीन वाले 4 कार्बन के हैं। आपके सामने है ये, तो आपके सामने है कौन सा 5 कार्बन का है, कौन सा 4 कार्बन का। तो आप ध्यान से देखो, ये पहला स्टेप है, 4 कार्बन का मेरे पास, इसके साथ कौन कंबाइन हुआ, OA के साथ। यहां आके 2 कार्बन का एसिटाइल कोए जुड़ा है, एसिटाइल कोए यहां आके जुड़ा। ये कितने कार्बन है, 2, 4 और 2 हो गई 6 कार्बन, और कोएंजाइम यहां से निकल गया। यहां के एंजाइम का नाम याद करना है, सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम का नाम है। और ये मेरे पास पहला स्टेप हो गया। अब ये बना है सिट्रेट, सिट्रेट में 6 कार्बन है और 3 COH ग्रुप है इसमें, उस 6 कार्बन में 3 COH ग्रुप है। आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन है, तो इसका मतलब सिर्फ आइसोमर बना है सेकेंड स्टेप में। आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट 6 कार्बन है, और मैंने यहां पर आपको NAD+ से NADH दिखाया। इसका मतलब मैंने सिर्फ क्या करी है, इस वाले एरो में ऑक्सीडेशन करी है, CO2 नहीं निकाली। आप देख सकते हो बेटा, पहले स्टेप में कंडेंसेशन, दूसरे स्टेप में मैंने क्या करी है, ध्यान से देखो, दूसरे स्टेप में आइसोमर बनाया है, तीसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन करी है, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हुए। तो ये येलो वाले तीनों से 6 कार्बन के हैं, ये येलो वाले तीनों क्या हैं, 6 कार्बन के हैं। क्लियर है, 6 कार्बन के हैं। ठीक, क्लियर, हाँ क्लियर। दूसरा, ऑक्सैलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट 5 कार्बन का है, तो यहां CO2 निकल गया। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से चीजें 6 कार्बन की हो सकती हैं क्रैब साइकिल में, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट। 5 कार्बन का कौन है, सिर्फ एक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट। दूसरा, यहां ऑक्सीडेशन हुई, यहां CO2 निकला, दोनों को मिला के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो, यहां 5 कार्बन, ये 4 कार्बन, अब ये सब 4 कार्बन के हैं, तो यहां एक CO2 और निकल गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए से CO2 आई थी, मतलब कार्बन आई थी 2, वो कहां खत्म हो गई, आप कहोगे वो यहां खत्म हो गई। कहां, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए तक वो 2 कार्बन जो यहां थी वो फिनिश हो चुकी हैं, वो खत्म हो गई। आप सोचो इस बात को, वो क्या हो गई, हमारे पास खत्म हो गई। तो हमने यहां पर बोला आपको एसिटाइल कोए से कोएंजाइम ए, ठीक है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट, यहां ऑक्सीडेशन, यहां डीकार्बोक्सिलेशन। अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोए, क्या निकला, CO2, क्या बना, NADH। स्टेप्स के नंबर लिखो, स्टेप्स के नंबर लिख देते हैं बेटा आपके लिए। ये पहला, सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ। ठीक है, क्लियर। एक चीज और बेटा, ये जो थर्ड फोर्थ है इसको साथ एक सिंगल स्टेप मानते हैं, इसको हम एक सिंगल स्टेप लेते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। इसको मैंने 4 स्टेप ले दिया, ठीक है, यहां मैंने कोएंजाइम ए जोड़ा है, आप देख रहे हो, और यहां मैंने कोएंजाइम ए निकाल दिया। तो जोड़ा क्यों, जोड़ा इसलिए क्योंकि उस एनर्जी से आपने GTP बना लिया। तो 5th स्टेप में आपके पास क्या बन गया, GTP, जो किसके बराबर है, ATP के।
इस वाले स्टेप में FADH2, ये 6 स्टेप है। 7th स्टेप में पानी ऐड होगा, एक पानी यहां ऐड होता है और एक पानी यहां ऐड हो गया, और इसमें मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रही है तो NADH बन रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कितने NADH बन रहे, काउंट करो। एक NADH ये रहा, एक NADH ये रहा, और एक NADH ये रहा। क्लियर है? ये आपके सामने है, ठीक, क्लियर। अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा देखो क्या आप आंसर कर पा रहे हो। पहला क्वेश्चन, क्रैब साइकिल में टोटल स्टेप कितने, हम कहेंगे 8। दूसरा क्वेश्चन, क्रैब साइकिल में किस स्टेप के बाद से रीजनरेशन होती है, वो है सक्सिनाइल कोए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन जो बाहर से आई थी 2, वो खत्म हो चुकी है। क्रैब साइकिल में कितने CO2 निकलते हैं, आप कहोगे 2 कहां पर, एक यहां निकला और एक यहां, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए क्रैब साइकिल में हमारे पास कोई शुगर है क्या, ये सारे एसिड हैं, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, इनमें से कोई भी शुगर नहीं है, सारे ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए कि 5 कार्बन का कोई कंपाउंड होता है क्या, मैं कहूंगा अल्फा कीटोग्लूटरेट। क्लियर है? ठीक है, ठीक, क्लियर। हाँ, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, एकदम से आपको समझ आएगी, सारी चीजें एकदम से समझ आएंगी। फिर आपसे पूछा जाए कि क्रैब साइकिल का कौन सा स्टेप है जिसमें FADH2 बनता है, हम कहेंगे सक्सिनेट से फ्यूमरेट वाला, जिसमें FADH2 बनता है। क्रैब साइकिल में टोटल NADH कितने बनते हैं, मैं कहूंगा 3, एक येरा, एक येरा और एक येरा। पर क्या इन दोनों का इससे कोई अंतर है? इन दोनों में डी कार्बोक्सिलेशन भी इंक्लूड हुई है, येरी इसके साथ और येरी इसके साथ, लेकिन इसमें डी कार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, सिर्फ ऑक्सीडेशन हुई। तो यदि आपसे पूछे कि NADH कितने बनते हैं, मैं कहूंगा 3, उसमें से ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन वाले कितने, मैं कहूंगा 2, एक येरा और एक येरा। देख लो, दिस वन एंड दिस वन ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, एंड एक सिर्फ ऑक्सीडेशन से बनता है, ठीक है, क्लियर। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 CO2 क्रैब साइकिल में, 3 NADH, एक FADH2 और एक GTP। क्लियर है? ठीक, क्लियर। जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर होना चाहिए यहां तक। हाँ, यहां तक क्लियर होना चाहिए। क्रैब साइकिल को कैसे याद करेंगे, कैन इंटेलिजेंट ओम करन सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन, कैन सिट्रेट इंटेलिजेंट आइसोसिट्रेट ओम ऑक्जेलोसक्सिनेट। क्लियर, करन अल्फा कीटोग्लूटरेट। तो आपको यह समझ आना चाहिए अल्फा कीटोग्लूटरेट तक एक CO2 चली गई, फिर सक्सिनाइल को ए तक दूसरी भी चली गई, तो इसके यहां से सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है। यदि आपसे पूछे क्या सिर्फ रीजनरेशन हो रही है, मैं कहूंगा नहीं, यहां से रीजनरेशन के साथ ऑक्सीडेशन भी हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ये आपको कैसे पता ऑक्सीडेशन हो रही है, मुझे कैसे पता, देखो बताता हूं। FADH2 बना है और NADH बना है, ये बिना ऑक्सीडेशन के नहीं बनेंगे। क्लियर है? यहां तक आना चाहिए बेटा। चलो आगे जाते हैं, ठीक है, क्लियर, सही सही, बिल्कुल सही। आगे जाएंगे फटाफट से, फटाफट से आगे जाएंगे बेटा। अगला देखो कहानी, क्रैब साइकिल के और कुछ सवालों के जवाब दे पाओगे आप। देखो, मैं नंबर ऑफ कार्बन लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे। ये 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, इसका मतलब एक CO2 यहां गई। ये 4 कार्बन है, इसका मतलब एक CO2 यहां गई। हम कह रहे हैं कि यहां से यहां तक सिर्फ ऑक्सीडेशन और रीजनरेशन चल रही है। ये 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन, ये 4 कार्बन। अगर यहां NADH बना है तो इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन हुई है, यहां FADH2 बना है तो इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन हुई है। क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हो जो अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं? ठीक है, इन सवालों के आंसर आपने देने हैं और आपको वो आ गए तो आपको मतलब समझ आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर, हाँ, ठीक है। चलिए इन सवालों के आंसर देते हैं हम फटाफट से। नंबर ऑफ एंजाइम इन क्रैब साइकिल, कितने एंजाइम है क्रैब साइकिल में भाई? नंबर ऑफ एंजाइम इन क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल में कितने एंजाइम है? मैं कहूंगा टोटल 8। नंबर ऑफ NADH 3, FADH2 1, GTP 1। नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन 2, और दोनों ही ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है। नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन 2, तो कितनी डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है? 2। क्यों 2? क्योंकि एसिटाइल कोए 2 कार्बन का था,
वो आया यहां पर, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन 2। अब नंबर ऑफ एटीपी पूछ सकता है ओपी से। देखो तुम्हारे पास 3 NADH 9 एटीपी देंगे, एक FADH2 कितना देगा 2 एटीपी, और एक SLP डायरेक्ट एटीपी है, तो टोटल कितने हो गए 12 एटीपी लिख सकते हो। तो इससे 11 हो गए और इससे 1 हो गया। टोटल आपके पास क्रैब साइकिल में 12 एटीपी होते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, 3 NADH से 9 एटीपी, एक FADH2 से 2 एटीपी और एक एटीपी GTP जो बनता है, टोटल 12 एटीपी हो गए। क्लियर, टोटल क्या हो गए 12 एटीपी। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सही। चलिए फटाफट से आगे जाओ, जल्दी जल्दी फास्ट। अब आओ जी भाई, आगे क्या हो, ये वाला आपको बनना चाहिए। अब ये देखो यहां से कितने सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। ये वो बैलेंस शीट है जो आपको पता चलनी चाहिए, ये वो बैलेंस शीट है जो आपको आनी चाहिए बेटा, ये वो बैलेंस शीट है जो आपको आनी चाहिए। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं, 2 NADH बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। 2 NADH के कितने ATP 6 और ये 2 हो गए, तो टोटल मेरे पास 8 ATP आ गए। फिर 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल कोए, 2 NADH बनेंगे, 2 NADH के 6 ATP, और यहां से मैंने लिख दिया 6 ATP। फिर मेरे पास अगर मैं क्रैब साइकिल की एक टर्न घुमाऊं तो मेरे पास ये चीजें बन रही हैं, ठीक है। इससे मेरे पास 9 ATP, इससे मेरे पास 2 ATP, 9 और 2 11 और एक ये, टोटल 12 ATP हो गए। लेकिन अगर मैं 2 टर्न घुमाऊंगा तो मेरे पास 24 ATP हो गए। 2 टर्न का मतलब 2 साइकिल, और मेरे पास 2 एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल के कितने टर्न घुमाता है 2, मुझे 2 टर्न घुमाने पड़ेंगे। आप देख लो खुद से, एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट, तो 2 NADH 2 ATP, ये 2 NADH से 6 ATP कैसे बने, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाले हैं। किसमें बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे। किसमें बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे। क्लियर है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे। क्लियर, ठीक। हां, दूसरा 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल कोए, तो 2 NADH 6 ATP। यहां पर अगर मैं क्रैब साइकिल को एक साइकिल घुमाऊंगा तो 3 NADH 1 FADH2, तो 9 ATP यहां से हो गए 2, 11 हो गए ये टोटल ये कितने हो गए 11 ATP, 11 ये और एक ये, टोटल 12। ऐसे ही 2 टर्न का मतलब 24, तो मैं इसको ऐड ना करके इनको ऐड करूं, इसको इसको और इसको, तो टोटल मेरे पास 38 ATP हो जाएगा। क्लियर, 36 38 ATP लिखते हैं। 36 देखो ये जो 2 NADH है ना, इसके ट्रांसपोर्ट में खर्चा हो जाता है, इसलिए हम 36 लिखते हैं। 2 ATP वहां खर्च हो जाते हैं इसके ट्रांसपोर्ट में। अब देखो आप कैसे कैसे सवालों के जवाब दे सकते हो इससे, ये बैलेंस शीट आप समझ लो ध्यान से, आप कैसे कैसे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो इससे। देख लो बेटा, किस किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर क्या दे सकते हो वो ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं। देखो कैसे कैसे सवालों के आंसर दे सकते हो। मुझे यह बताओ कि एक ग्लूकोज से टोटल NADH कितने बने, अभी मैं दिखा रहा हूं बैलेंस शीट में काउंट करके आपको। फिर मुझे यह बताओ कि एक पाइरुवेट से टोटल NADH कितने बने, दूसरा एक ग्लूकोज से टोटल SLP बताओ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बताओ। ETC करा रहा हूं बेटा, छोड़ूंगा नहीं, चिंता ना कर, आज कुछ नहीं छूटेगा, सब करा रहा हूं, टेंशन ना ले। इधर देखो भाई, यहां पे आओ, 2 NADH ये, 2 ये, 4 और 6 NADH। अगर आपसे कोई पूछे ग्लूकोज से कितने NADH बन रहे हैं, 2 2 4 और 6, कितने हो गए 10 NADH बनते हैं। और कितने FADH2 बनते हैं 2, कितने बनेंगे 2, तो लिख देता हूं आपको जरा, देखो ये देखो, एक ग्लूकोज से टोटल 10 NADH बनते हैं और कितने FADH2 बनते हैं 2 FADH2, तो 10 NADH2 का मतलब 30 ATP, 2 FADH2 का मतलब 4 ATP। तो ये जो ATP बनते हैं ये कहां बनेंगे, इनके बनेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर, और माइटोकॉन्ड्रिया में उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये तो 34 हो गए, तो इसका मतलब
आप देख रहे हो 34 एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले हैं ये। एक पाइरुवेट से टोटल एनएडीएच काउंट कर लो, करो। ये रहा पाइरुवेट, ये 2 लिखे हैं मैंने, एक ले लो अगर, तो एक एनएडीएच ये रहा, और एक एसिटाइल कोए से एक टर्न घूमता है। आप समझो ध्यान से, यहां 2 लिखे हैं, 2 एसिटाइल कोए, आप एक पाइरुवेट करो तो एक एनएडीएच ये हो गया और 3 एनएडीएच ये हो गए, क्योंकि एक एसिटाइल कोए एक बार घुमाएगा साइकिल को। तो मेरे पास यहां पर टोटल एनएडीएच आ जाएंगे, 4 एनएडीएच आते हैं एक पाइरुवेट से। एक ग्लूकोज से टोटल एसएलपी कितने बनेंगे? देखो, ग्लाइकोलिसिस में कितना आएगा? हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस में आएंगे 2 एटीपी एसएलपी से सबस्ट्रेट लेवल। उसके अलावा क्रैब साइकिल से एक आएगा, लेकिन वो 2 टर्न है, 2 बार घूमेगा, तो 2 एटीपी हो गए। तो टोटल मेरे पास 4 एटीपी हो गए। तो 4 एटीपी एसएलपी से और 34 एटीपी ओपी से, 34 और 4 जोड़ोगे फिर 38 आ जाएगा। इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ध्यान से देख लो बेटा, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। क्लियर? हां, ये तरीका है बेटा आपको करके देखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं, इस तरीके से आपको मूव करना होता है। ये देख लो ध्यान से, इस तरीके से आपको मूव करना होता है। मैंने मतलब आपको बता दिया ये कि किस तरीके से आप मूव कर रहे हो। ठीक है, क्लियर? ठीक है, मैं कल क्वेश्चंस करा भी रहा था इसके, तो ये सारी चीजें काम आ जाएंगी। ठीक है, आप देख लो, आपको ये टेबल ऐसा बना के रखो, दिमाग में रखो, आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो इसी से। इसे ही बैलेंस शीट कहते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं बेटा, इसे ही हम क्या बैलेंस शीट बोल रहे होते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से आगे जाएंगे, फटाफट से आगे जाएंगे, फटाफट से आगे जाएंगे। आ जाओ भाई, फेट ऑफ अदर सबस्ट्रेट बता रहा हूं, फिर ईटीएस पे आ रहे हैं, ईटीएस पे आने वाले हैं बेटा, ईटीएस पे आने वाले हैं। फेट ऑफ अदर सबस्ट्रेट देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप खाने में कोई भी चीज खाओ, 3 चीज से एनर्जी बनती है, एक कार्बोहाइड्रेट से, एक फैट से, एक प्रोटीन से। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप खाने में कोई भी चीज खाओ, 3 ही चीज एनर्जी बनाती है, एक फैट, कार्बोहाइड्रेट और कौन बनाता है? प्रोटीन। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड, इसके अलावा क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। जरा इनका फेट देखो फटाफट से, इनका क्या देखो आप? फेट देखो। ठीक है, इनका आप क्या देखो? फेट देखो बेटा फटाफट से। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, फटाफट से, फास्ट देखो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अगर आप देखो, शुगर आप 3 ही खाते हो, चाहे कोई भी चीज खा लो, या तो ग्लूकोज खाते हो, या फ्रक्टोज खाते हो, या गैलेक्टोज खाते हो। आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यही 3 शुगर आपके पास मेनली खाने में होती है। गैलेक्टोज मिलती है मिल्क से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज देखो फ्रूट में फ्रक्टोज है, आपके पास सुक्रोज में फ्रक्टोज है, ये मिलती है। ये सब एनर्जी बनाने के लिए ग्लाइकोलिसिस में जाती है। तो पहला पॉइंट, शुगर एंटर इनटू ग्लाइकोलिसिस। शुगर कहां एंटर, बेटा इसमें नीट से क्वेश्चन आता है, शुगर कहां एंटर करेगी? ग्लाइकोलिसिस में एंटर करती है। शुगर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगी। फोकस करो जल्दी से, फोकस करो बेटा, फोकस करो ध्यान से। शुगर हमारे पास कहां एंटर करेगी? ग्लाइकोलिसिस में। ईटीएस पे आने वाले हम, फटाफट से देखो ध्यान से। अब देखो, फैट आप कैसे करोगे? फैट 2 चीजों का बना हुआ है, एक है ग्लिसरॉल और एक है मेरे पास फैटी एसिड। अगर आपको याद हो, फैटी एसिड इज लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लिसरॉल जाएगा ग्लाइकोलिसिस में, ग्लिसरॉल जाएगा ग्लाइकोलिसिस में डाइहैप पर। यह भी 3 कार्बन है और यह भी 3 कार्बन है। फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा एसिटाइल कोए बनाने के लिए, इसे हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब है हम फैटी एसिड को ब्रेक कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फैटी एसिड एनर्जी कहां बनाएगा? एसिटाइल कोए से। तो अपने दिमाग में बिठाना है कि शुगर ग्लाइकोलिसिस में एंटर करती है। फैट हमारे पास क्या है बेटा? फैट कहां एंटर करता है? ध्यान से सुनेंगे, फैट हमारे पास कहां एंटर करता है? दिमाग में बिठाओ, फैट एंटर करता है, 2 चीज बनाता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल एंटर करता है डाइहैप पर, फैटी एसिड एंटर करता है एसिटाइल कोए पर। यह दिमाग में बिठाना आपने। क्लियर हो गई बात? और देखो, प्रोटीन क्या बनाएगा? अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या बनाएगा? अमीनो एसिड्स बनाता है। अब मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, देखो आपको शायद ये पता है, नहीं पता, दिमाग में रखना, प्रोटीन्स कभी स्टोर नहीं होती जितनी भी आप खाते हो। अगर प्रोटीन एक्स्ट्रा आप खा लेते हो तो उसमें एक रिएक्शन होता है जिसे डीएमिनेशन कहते हैं। वो कौन करता है? लिवर करता है। लिवर डीएमिनेशन करके उसका NH2 निकाल देता है।
तो उससे जो मेरे पास आता है डीएमिनेशन के बाद जो चीज आती है वो कहां जाती है, इसको समझना है हमने। तो डीएमिनेशन के बाद, ध्यान से सुनेंगे बेटा, डीएमिनेशन के बाद जो मेरे पास कंपाउंड आएगा, जैसे जो भी चीज आई, वो कहां एंटर करेगी, वो एंटर करेगी मेरे पास डीएमिनेशन के बाद एंटर करेगी किसमें, जो भी चीज बचेगा उसे कीटो एसिड्स बोलेंगे, और वो एंटर करते हैं किसमें, या तो पाइरुवेट में जाएंगे। तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कहेगी या तो प्रोटीन पाइरुवेट के थ्रू एनर्जी बनाती है, नहीं तो वो किसमें एंटर करते हैं, क्रैब साइकिल में, नहीं तो वो किसमें एंटर करते हैं, क्रैब साइकिल में, ध्यान रखना। तो हमारे पास दो ही जगह से एनर्जी बन सकती है। अमीनो एसिड क्या करेंगे, या तो पाइरुवेट में जाएंगे या क्रैब साइकिल में। ये चीज समझनी है आपने, क्लियर, ये चीज समझनी है, बिल्कुल ये चीज समझनी है बेटा आपको, ठीक है। चलिए अब फटाफट से हम ईटीएस में मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। फटाफट से बेटा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप जो टाइम फिक्स करने की कह रहे हो, मैं मॉर्निंग में ही लेक्चर पढ़ाऊंगा। रीजन ये है कि आपको मैं मॉर्निंग में करा दूंगा, फिर आपको शीट दे दूंगा, तो आप रिवाइज कर लेना उसे, ठीक है। मेरा मोस्टली चांस है कि मैं मॉर्निंग में ही कराऊंगा आपको, ठीक है, क्लियर। आपको एक फिक्स टाइम मिल जाएगा, जब मैं उसको करा रहा हूं आपको बता दिया जाएगा कि ये फिक्स टाइम है, ठीक है, क्लियर। एसएलपी का मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक, क्लियर। वो भी आ रहा हूं बेटा, एनारोबिक भी आ रहा हूं, ठीक है, क्लियर। फटाफट से देखें आप, अब आ जाओ जरा, अब आ जाओ ईटीएस पे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, इस पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताने जा रहा हूं। सबसे पहले समझो ध्यान से, हम ईटीएस पढ़ते क्यों हैं, ये पहला सवाल है। पहला सवाल ये है, व्हाई वी स्टडी ईटीएस, ईटीएस पढ़ने की जरूरत क्या है। अगर आपको मेरी बात समझ आए 2 मिनट में, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि देखो हम ईटीएस क्यों पढ़ते हैं। जैसे ग्लूकोज है, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, इसको समझना। ग्लूकोज से हम क्या बना रहे हैं, पाइरुवेट बना रहे हैं। ग्लूकोज से हमने पाइरुवेट बना दिया। ध्यान से समझना, हम ईटीएस क्यों पढ़ते हैं। पाइरुवेट बनाते वक्त हमने क्या किया था, ऑक्सीडेशन की थी। एक सेकंड देना मुझे, बस एक सेकंड देना बेटा, एक सेकंड दो, बस चेंज कर लें फोन। एक सेकंड बेटा, एक बार लाइव चैट के लिए एक बार चेंज कर ले। चलिए अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अब आ जाओ वापसी ईटीएस पे आगे। मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा है कि हम ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाते हैं। क्या आपको यह चीज पता है कि ग्लूकोज से जो पाइरुवेट होता है वो बेसिकली क्या होता है मेरे पास, सोचो ध्यान से, वो एक ऑक्सीडेशन होता है। अगर आप ये बात सीख पा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम किसको रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो जो हमने ग्लूकोज में से इलेक्ट्रॉन निकाला, वो हमने किसको दे दिया है, NaDH को दे दिया। आप अपने दिमाग में ये बात फिट करो। अभी आपको ये समझ आना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपको ये समझ आना चाहिए, ध्यान सुनेंगे। आपको सबसे पहले हम ईटीएस पढ़ते क्यों है ये समझो। देखो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज का रेस्पिरेशन करने के लिए उसकी ऑक्सीडेशन करने की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीडेशन शब्द में क्या क्या आ जाता है, हम कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं, हम यहां पर ये देख रहे हैं कि यहां पर एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। तो हमने जब ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाया तो ऑक्सीडेशन करी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन हमने किसको दे दिया, NAD+ को। इलेक्ट्रॉन लेकर NADH बन गया, मतलब रिड्यूस हो गया। तो हमने कहा ग्लूकोज से पाइरुवेट ऑक्सीडेशन हुई और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो किसके पास है, NADH के पास है। अगर आप यही बात समझ पाए तो पाइरुवेट मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में उसने लिंक रिएक्शन करा और क्या करा, हमारे पास क्रैब साइकिल करी, वहां पर भी मेरे पास क्या बनाया, NADH बनाया। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि हमने बहुत सारे सोर्स से NADH जो बनाया है वो क्यों बनाया है, क्योंकि जब हमने ऑक्सीडेशन करी उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उन इलेक्ट्रॉनों को हमने कहां स्टोर कर लिया, NADH पे स्टोर कर लिया। ये दिमाग में फिट हो गया तो पूरा प्रोसेस समझ आएगा ईटीएस का
क्लियर? बिल्कुल इस चीज को समझो ध्यान से बेटा, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठाना है कि हमने ये चीज समझनी है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो नहीं रहा। ऑक्सीजन लास्ट में आती है बिल्कुल ईटीएस के, तो ऑक्सीजन कोई ऐड नहीं हो रही है। यहां पर क्या कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कर रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है। तो इन सारे प्रोसेस में हम क्या बना रहे हैं? एनएडीएच बना रहे हैं। तो व्हाट इज एनएडीएच? एनएडीएच एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास किसके इलेक्ट्रॉन है? ग्लूकोज के। और वो इलेक्ट्रॉन क्यों आए? क्योंकि मैंने ग्लूकोज की स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन की। जब मैंने ग्लूकोज की स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करी तो कुछ एनर्जी तो डायरेक्ट बनी, जिसे हम एटीपी कहते हैं। कुछ एनर्जी हमारे पास किस फॉर्म में स्टोर हो गई? इलेक्ट्रॉन्स के रूप में स्टोर हो गई, जिसे हम एनएडीएच और एफएडीएच2 कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इस एनएडीएच और एफएडीएच2 को उस चक्की में डालेंगे जिसका नाम ईटीएस है, जो इसके इलेक्ट्रॉन निकालेगा और उस एनर्जी से यहां पर प्रोटॉन इकट्ठा करेगा। कहां पर? यहां। उस एनर्जी से, किसकी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। कहां से आई? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करे, सॉरी, उस एनर्जी से यहां प्रोटॉन इकट्ठा करेगा, और जब वो प्रोटॉन वापसी आएगा तो उससे हम एटीपी बनाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज होगी। तो ईटीएस इज नथिंग बट अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिनको हम किसके इलेक्ट्रॉन दे देते हैं? एनएडीएच के। वो एनएडीएच क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है उस ईटीएस चेन में, और जब वो इलेक्ट्रॉन डाउनहिल मूव करते हैं, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या है? क्लियर? उससे हमारे पास क्या है? ध्यान सुनेंगे। उससे हमारे पास क्या है? क्या होगा? एटीपी फॉर्म होगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है, क्लियर? हाँ, चलिए आगे देखो मैं क्या समझा रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला, फिर मैं रिपीट करूंगा स्लो एकदम। मैंने कहा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करके मेरे पास एनएडीएच बना था। एनएडीएच एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही पाइरुवेट से एसिटाइल को एक क्रैब साइकिल है। इन सब में मेरे पास एनएडीएच बना, तो इन सब के एनएडीएच मैंने यहां रख लिए। ठीक हो गई बात? एनएडीएच क्या करता है? इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के ग्रुप होते हैं, उनको जाकर उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो वो कन्वर्ट हो गया NAD+ में। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, जिसे हम डाउनहिल कहते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उस एनर्जी से मैंने यहां पर H+ इकट्ठा कर लिया। H+ क्या होता है? प्रोटॉन इकट्ठा कर लिया आउटर और इनर मेम्ब्रेन में। तो आपको ईटीएस समझना है क्या होता है। ईटीएस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर का क्या होता है? ग्रुप होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन कैरियर का क्या होता है? ग्रुप होता है। समझो, ईटीएस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का ग्रुप है, जिसको एनएडीएच अपने इलेक्ट्रॉन देता है। जब एनएडीएच अपने इलेक्ट्रॉन उसे देगा और वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, तब उनसे हम H+ को इधर ले आएंगे। और जब ये H+ वापसी जाएगा, जब ये H+ F0 F1 से वापसी जाएगा, दिस इज F0 एंड दिस इज F1, तो ये जब H+ वापसी जाएगा तो एटीपी बनेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन NADH का है, याद करो, ये जो इलेक्ट्रॉन NADH का है वो फाइनली ऑक्सीजन को मिलेगा ताकि पानी बने। तो इसका मतलब NADH ने किसके इलेक्ट्रॉन निकाले थे? ग्लूकोज के। NADH के इलेक्ट्रॉन किसको मिले? ETS को। ETS ने वो इलेक्ट्रॉन किसको दिए? ऑक्सीजन को, ताकि पानी बन सके। इसका मतलब ऑक्सीजन का रोल लास्ट में आ रहा है। और अगर मैं आपको ये बात समझा पाऊं, अगर आपको ये बात समझा पाऊं, फोटोसिंथेसिस में पानी ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन देकर पानी बनाया गया है। अगर आप देखो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर? हाँ, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो। अब देखो जरा ईटीएस एग्जैक्टली है कहां पर। ये रहा, ये ईटीएस है जो माइटोकॉन्ड्रिया की, ये देखो कौन सी मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ध्यान से देख लो बेटा, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ईटीएस समझने की कोशिश करते हैं। ये जगह मैट्रिक्स है, तो हमने ये जो जगह खाली छोड़ी है, दिस वन इज मैट्रिक्स।
मतलब बोर्ड का ये वाला प्लेस मैट्रिक्स है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है ना, ऐसे, और फिर ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। तो आपको क्या समझना है, ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, क्लियर, ध्यान से देखो, ठीक है बच्चे। आप में से बहुत सारों को यह समझ में आना चाहिए, रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं याद रखो, रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, NaDH के इलेक्ट्रॉन को फिर फाइनली किसको देना है, ETS को। ये देखो आप जरा देखो, इसका नाम कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है बेटा NaDH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये नाम होता है कॉम्प्लेक्स 1 का ना। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, अचानक से कॉम्प्लेक्स कैसे आ गए, दिस इज ETS। ये क्या है, ETS है। ETS कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन कैरियर में मेरे पास आयरन या कॉपर होता है, क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स लेके आगे मूव कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं दिस इज कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स। क्लियर, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिडॉक्स इक्विवेलेंट बेटा NaDH को कहते हैं, जो रिडॉक्स हो सकता है, मतलब ऑक्सीडाइज और वो चीज। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, ध्यान से सुनेंगे, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ध्यान से देखो इधर, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NaDH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। NaDH अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को देता है, और वो खुद कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में, और जाकर यूज होता है किसमें, ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है, क्रैब साइकिल में यूज होता है, और लिंक रिएक्शन में यूज होता है। आप समझ पा रहे हो ये चीज, जो NaDH है उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कॉम्प्लेक्स 1 को। कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का ग्रुप है। उसमें दो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एक का नाम FMN है और एक का नाम FES है। ये दो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, FMN और FES। किसके अंदर है, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, NaDH से। फिर मेरे पास यहां पर ये कॉम्प्लेक्स 3 है, 2 कहां गया अभी देखेंगे, और उसके बीच में एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नाम यूबीक्विनोन है। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से यूबीक्विनोन के पास गए, है ना, किसके पास गए, यूबीक्विनोन के। अब ये यूक्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। ऐसे होते हुए जा रहा है ये, देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये जो एरो दिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। तो आपके पास सबसे पहले समझो कॉम्प्लेक्स 1 जिसपे दो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, FMN और FES। फिर मेरे पास बीच में एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नाम यूबीक्विनोन है, यूबीक्विनोन ये नाम है, ठीक है। क्या नाम है, यूबीक्विनोन नाम है, समझो इसे। तो हम ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने, ETS समझने वाली चीज है, अगर नहीं समझ आया तो याद नहीं होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे रहते हैं। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन लेते हैं और आगे पास कर देते हैं, और वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होते हैं, उस एनर्जी से वो H+ को अंदर ला सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, दो H+ यहां ले आता है। ऐसे यूबीक्विनोन में से इलेक्ट्रॉन गए तो दो H+ वो यहां ले आया। फिर कॉम्प्लेक्स 3 में से इलेक्ट्रॉन गए तो उसने भी दो H+ यहां ले आया। कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसका नाम साइटोक्रोम C होता है। उससे होता हुआ ये कॉम्प्लेक्स 4 पे जाएगा, ठीक है। किस पे जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 पे, ठीक है। किस पे चला गया, कॉम्प्लेक्स 4 पे चला गया। ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें, किस पे चला गया, कॉम्प्लेक्स 4 पे। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको बातें समझ में आनी चाहिए, फिर से रिपीट लेंगे एक बार इसका, ध्यान से देखेंगे। वी हैव, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1 जो NaDH से इलेक्ट्रॉन लेता है। कॉम्प्लेक्स 1 से जाता है इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन में, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यूबीक्विनोन से जाता है कॉम्प्लेक्स 3 में। अब कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, 3 में कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है, 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर है। साइटोक्रोम B पहले है, साइटोक्रोम C1 लास्ट में है, एक FES है और एक यूबीक्विनोन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स 3 में है, समझ लो ध्यान से। अच्छा, उसके बाद साइटोक्रोम C3 और 4 के बीच में है, क्लियर। और कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 है। तो आपको यह दिमाग में बिठाना है आपने
कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के ग्रुप को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, समझेंगे ध्यान से। व्हाट इज NADH? NADH एक ऐसा कंपाउंड है जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं किसके? ग्लूकोज के। कौन कौन से स्टेप में? ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल। NADH इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जाता है कहां पर? ETS में। वहां अपने इलेक्ट्रॉन देकर आता है। ETS क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का एक ग्रुप है, एक अरेंजमेंट है। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर छोटे छोटे ग्रुप में लगे रहते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 में 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, उनके नाम है FMN और FES। ठीक। कॉम्प्लेक्स 3 जो है, 2 अभी नहीं बताया, कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम B, FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C1। कॉम्प्लेक्स 4 में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ठीक है। साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ठीक है। क्लियर? ध्यान से सुनो बेटा, सुन लो, नहीं तो वहां पे तोते चिड़िया कबूतर सब उड़ जाएंगे। नीट में आ गया क्वेश्चन तो। कॉम्प्लेक्स 4 ये रहा, ये वाला। अच्छा, कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको मिलता है? कॉम्प्लेक्स 4 से देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया, खर्च नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी एनर्जी खर्च हुई है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, जो H+ के साथ मिलके क्या बना देता है? पानी। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मेरे पास ऑक्सीजन होता है। तो अगर आप देखते हो जो हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ETS में यूज होती है एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। साइनाइड यहां कहीं ब्लॉक करता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH से इलेक्ट्रॉन लिया, उसने यूबिक्विनोन को दिया, उसने कॉम्प्लेक्स 3 को दिया, साइटोक्रोम C के थ्रू कॉम्प्लेक्स 4 को दिया। इस पहले कॉम्प्लेक्स में 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर, उसके बाद 3 में 4 और 4 में ये। अब आपको समझो ध्यान से, H+ सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं फेंक सकते। H+ अंदर फेंकने के लिए स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए। उसमें से एक FMN है जो ये काम कर सकता है, एक यूबिक्विनोन है और एक यहां यूबिक्विनोन है। तो ये 3 ही हैं जो H+ अंदर फेंक सकते हैं। इसलिए आपको मैं ये 3 H+ दिखा पा रहा हूं। 1 2 3। ये 2H+ किसने अंदर फेंका? FMN ने। ये 2H+ किसने अंदर फेंका? अंदर मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में किसने फेंका? यूबिक्विनोन ने। ये H+ जो है ये वाला, ये किसने फेंका? कॉम्प्लेक्स 3 के यूबिक्विनोन ने। कॉम्प्लेक्स 4 में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है जो H+ अंदर फेंक सके। हम कहते हैं कि एक NADH से 3 ATP। आप देख सकते हो, 2 H+ यहां आए, 2 यहां आए और 2 यहां आए। एक 2 H+ जिस F0 F1 से वापसी जाता है तो एक ATP बनता है, एक ATP बनता है बेटा। अगर हमारे पास ये, अगर ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से, हमारे पास एक ATP कब बनता है? जब 2 H+ जाता है। तो यहां देखो कितने हो गए? 1 2 3। तो 3 ATP बनेंगे किसके इलेक्ट्रॉन से? NADH के इलेक्ट्रॉन से। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए बेटा, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ध्यान से समझो इसे। क्लियर? हाँ, ठीक है, क्लियर। भाई टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं, मैं मॉर्निंग में ही पढ़ाऊंगा। मेरी क्लास MWF पे होगी, फ्राइडे मिलूंगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा हूंगा, पहली बात। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस रीड करके आना, मैं सारा कराऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ के आना पड़ेगा। तीसरी बात, चैप्टर कराने के बाद आपको इसका PDF और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। यदि आप उन्हें कर लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, सारे बन रहे होंगे। ये ज्यादा जरूरी है कि आप मेरी बातें बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए समय और बेसिक नॉलेज की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ऐसे मत आना कि कुछ भी नहीं सुना हुआ है आपने। क्लियर? ठीक है, हाँ, ठीक है। आपको बता दिया मैंने अपना क्या शेड्यूल रहेगा। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से सुनेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा। बिल्कुल जीरो से ले लेते हैं। मैंने जो बात बोली, मैंने आपको यह समझाया कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप बचपन से ऑक्सीडेशन पढ़ते आ रहे हो। ऑक्सीडेशन शब्द का केमिस्ट्री में 3 मतलब पढ़ाया गया था आपको: रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रही है। ग्लूकोज की जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हट रहे हैं। हम कह रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन हमने किसको दे दिया? NADH को दे दिया। अब NADH के पास ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन है।
अब वो NADH उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा? हम कहते हैं रेस्पिरेशन में स्टेप वाइज प्रोसेस है। तो पहले हमने इलेक्ट्रॉन निकाल के NADH को दे दिया, मतलब ये कुछ ऐसा है कि आपने कोई सामान के बदले कुछ ले लिया फिर बदल के कुछ और लिया। तो यहां पर हमने क्या किया, NADH के पास ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन है, वो जाता है ETS के पास। ETS क्या है? इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स का एक ग्रुप लगा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर कुछ नहीं होते, उनमें आयरन या कुछ ऐसा कंपाउंड होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर आगे पास कर देते हैं। जब कोई किसी इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, जब वो छोड़ेगा तो ऑक्सीडाइज होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रिपीटेडली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं। रिपीटेडली क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहते हैं, जो रिपीटेडली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते रहते हैं। यहां तक समझ में आ गई? उसके बाद मैंने आपको ये बोला कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को ग्रुप में लगा लेते हैं, उनके नाम रख देते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम हमने रखा कॉम्प्लेक्स 1। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर के उस ग्रुप का नाम कॉम्प्लेक्स 1 है। उसमें एक FMN है और एक FES है। FES मात्र इलेक्ट्रॉन कैरियर है। FMN क्या करता है? जब इलेक्ट्रॉन पास करता है तो 2H+ को मैट्रिक्स से उठा के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रख देता है। तो इस वजह से अगर वो H+ मूव कर रहा है तो उसे हाइड्रोजन कैरियर बोल देते हैं। ऐसे ही यूबिक्विनोन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इससे लेता है कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 3 को देता है, उस बीच में वो 2 प्रोटॉन अंदर फेंक देता है। तो यूबिक्विनोन, अगर आप NCERT समझ पाए तो यूबिक्विनोन एक तरह का कीटोन होगा, और जब उसमें H+ लगेगा, ये वाला जो यहां से आ रहा होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा यूबिक्विनोल, अल्कोहल, और फिर वापसी यूबिक्विनोन में। अल्कोहल और कीटोन की कन्वर्जन में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन चेंज होना चाहिए। अगर ये बात नहीं समझ आई छोड़ दो, पर NCERT में लिखा हुआ है यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोल, ऑल और ओन। ओन और ऑल में किसका फर्क होता है? H का, है ना? तो कहीं ना कहीं H आएगा यहां और अंदर चला जाएगा। तो यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन चले गए किस पे? कॉम्प्लेक्स 3 पे। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन और आगे मूव करेंगे, ठीक है? किस कॉम्प्लेक्स 3 में 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। इसका नाम इसलिए कई बार साइटोक्रोम BC1 रख देते हैं बेटा। क्या रख देते हैं? साइटोक्रोम BC1 रख देते हैं, ठीक है? क्लियर? साइटोक्रोम BC1 रख देते हैं, ठीक है? क्लियर? हाँ, सही है। साइटोक्रोम BC1 रख दिया हमने कहा इसका नाम कॉम्प्लेक्स 3 का साइटोक्रोम BC1, वो इससे इलेक्ट्रॉन लेता है। अब इसमें भी एक हाइड्रोजन कैरियर है जो H+ अंदर फेंकता है, यूबिक्विनोन। अंदर फेंकने का मतलब यहां से उठा के यहां रखता है। तो कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन गए कॉम्प्लेक्स 4 पर, बीच में एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। आपने अगर पढ़ा हो बेटा, आपने अगर सेल वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड, इसका प्रूफ क्या है कि प्रोटीन जैसी चीज या कोई चीज मेम्ब्रेन में मूव कर सकती है। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम C, ये मेम्ब्रेन में बाहर और अंदर की तरफ ऐसे मूव कर सकता है, इसलिए इसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इससे लेकर इसको दे देता है। कॉम्प्लेक्स 4 में दो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ठीक है? कॉम्प्लेक्स 4 में जो साइटोक्रोम A3 है, इसमें 2 कॉपर सेंटर होते हैं। NCERT लिखती है 2 कॉपर सेंटर होते हैं साइटोक्रोम C में या कॉम्प्लेक्स 4 में। यहां से मेरे पास ये इसमें चला गया और इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको मिले? ऑक्सीजन को। तो जो सांस लेते हो उसमें जो ऑक्सीजन आती है, ध्यान सुनेंगे, सांस लेते हो जिसमें ऑक्सीजन आती है, ध्यान सुनेंगे बेटा, ऑक्सीजन आती है, तो वो ऑक्सीजन बेसिकली किसको मिलती है? ETS में। अब आपको मैं एक चीज सिखाता हूं, देखो, कॉम्प्लेक्स 4 का एक और नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स 4 का नाम रखा जाता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और पहले क्या पढ़ाया जाता था, अभी भी पढ़ाया जाता है, कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को कौन इनहिबिट करता है? कौन इनहिबिट करता है बेटा? कौन इनहिबिट करता है? साइनाइड। तो साइनाइड हमारे पास इसको ब्लॉक करता है, इस वजह से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, पूरा का पूरा ETS काम नहीं करता। तो आपने समझा है साइनाइड से डेथ क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ETS को ब्लॉक करता है इस एंजाइम को। क्लियर है? ठीक, क्लियर? यहां तक समझ आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स 2 बेटा अभी फिर से बताऊंगा, पर यहां तक आपको समझ आना चाहिए।
कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेस, किससे इलेक्ट्रॉन लेता है? NADH से। यूबिक्विनोन यहां है। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 का नाम, 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर, 1 हाइड्रोजन कैरियर। हाइड्रोजन कैरियर कौन कौन है? एक FMN है, एक यूबिक्विनोन है और एक ये यूबिक्विनोन है। 3 हाइड्रोजन कैरियर है, इस वजह से 3 बार H+ अंदर आए हैं। एक बार H+ से 1 ATP, इसलिए 3 बार H+ से 3 ATP, इसलिए 1 NADH से 3 ATP। ये करते हम यार। अब ये तो प्रॉपर पढ़ाया है, अब ये आना चाहिए। हाँ ठीक है, एक बार फिर से देखो, जो रिपीट 1 लिख रहे हैं इस वाले पार्ट को 2 बार देखना एनसीईआरटी रीड करने के बाद। ठीक है, करने दो बेटा। स्पाम जो जैसी जो चीजें होती है ना, वो पुराने पापी, दुष्ट पापी, कई तरह के बच्चे करते हैं। रीजन भी होता है कि उनको ऐसा लग रहा होता है कि टीचर को फर्क पड़ रहा है। ध्यान सुने बच्चे, हम आप में से बहुत सारे बच्चों को इम्पैक्ट कर रहे हैं अपने नॉलेज के थ्रू, तो आप इनवर्स इम्पैक्ट नहीं कर सकते। ये चीज समझना ध्यान से। हमें बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना होता है, तो हम इन चीजों से इम्पैक्ट नहीं होते हैं नॉर्मली। ठीक है, क्लियर, नॉर्मली नहीं होते हैं। और फिर आपको, ये तो आपकी अपनी समझ है कि आप टीचर की कितनी बात सीख रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे, 3 रीडिंग करेंगे, जो मैंने बताया इसको फिर से रीड करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट आएगा। इसका कॉन्सेप्ट ही सीखना है हमें। ठीक है, चलिए आगे देखो भाई। हाँ आगे देखो। हाँ आगे देखो, हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा। यहां पे हमने आपको यही चीज तो सिखाई है, ये चीज सिखाई है। देखो, दिस इज FMN कॉम्प्लेक्स 1 और FES। दिस इज कॉम्प्लेक्स 3 जिसमें साइटोक्रोम B है, लास्ट में साइटोक्रोम C1 है, FES है और यूबिक्विनोन है। यहां पर बीच में यूबिक्विनोन है। दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। दिस इज साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ये कॉम्प्लेक्स 3 हो गया। क्लियर है? यहां पे सॉरी कॉम्प्लेक्स 4 है ये। दिस इज कॉम्प्लेक्स 4 और इस कॉम्प्लेक्स 4 से मुझे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स 5 है जिसे आप F0 F1 कह रहे हो, जिसमें से H+ मूव करता है। तो आपको मैंने क्लियर बताया था कौन कौन इलेक्ट्रॉन अंदर फेंक सकता है। देखो, NADH इसको इलेक्ट्रॉन देता है FMN को, तो यहां NAD+ बनता है। ये अंदर फेंक सकता है 2H+, ये भी अंदर फेंक सकता है 2H+, और एक ये अंदर फेंक सकता है 2H+। ये 3 हाइड्रोजन कैरियर है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यहां पर साइटोक्रोम C है। ये चीज ऐसे पढ़नी थी आपने। हाँ बेटा, एनसीईआरटी पढ़ ले, बहुत बार है, सफिशिएंट है ये। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लो, सफिशिएंट होगा फिर ये। ठीक, क्लियर। चलो जल्दी से देखो फटाफट से। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो जल्दी से, नेक्स्ट देखो। ठीक है, अब ये आपको समझ आना चाहिए बेटा। अब मैं आपको अगर कॉम्प्लेक्स 2 बताऊं कहां है, देखो, दिस इज कॉम्प्लेक्स, दिस इज मेम्ब्रेन जो हमने बनाई। देखो इसी को दोबारा बनाते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये मेरे पास मान लो कॉम्प्लेक्स 1 है। दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। यहां पर यूबिक्विनोन है और यहां पर कॉम्प्लेक्स 3 है। ये 1 है, ये 3 है, ये यूबिक्विनोन है। यहां होता है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन लेता है FADH2 से और बनाता है FAD, और वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है बेटा? यूबिक्विनोन को। तो जैसे कॉम्प्लेक्स 1 यूबिक्विनोन को देता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे मेरे पास कॉम्प्लेक्स 2 किससे इलेक्ट्रॉन लेता है? FADH2 से, और वो देता है यूबिक्विनोन को। ये चीज समझनी है आपने। तो इसका मतलब यूबिक्विनोन 2 जगह से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक कॉम्प्लेक्स 1 से, जिसको इलेक्ट्रॉन किसने दिया? NADH ने दिया, और कॉम्प्लेक्स 2 से, जिसको इलेक्ट्रॉन किसने दिया? FADH2 ने दिया। यहां तक करना बेटा, क्लियर? ठीक है, लक्ष्मी कुमार सिंह बेटा, मैं बहुत माफी चाहूंगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आई ये बात, है ना, और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को सुन के। कोई बात नहीं, पर कोशिश करो फिर से देखना एनसीईआरटी पढ़ के। ठीक है, इतना ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, आपको समझाना भी है। पर समझाने का ये अर्थ नहीं है कि आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता हो तो बेटा कितनी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप कभी कभी देखें कि आप, ऐसा नहीं होता ना कि घर में खाना मिल जाता है तो खाना हम हमारे मुंह में ही आता है, हमें उठ के प्लेट में से खाना भी है उसे। तो ये तो बेटा थोड़ा एफर्ट लगेगा। ठीक है,
मैं हेल्प कर सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, फिर से दोबारा बता सकता हूं, पर थोड़ा तो एफर्ट आपको भी लगेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, थोड़ा सा लगेगा बेटा एफर्ट। अगर आप मेरी बातें समझ पाए, एनसीईआरटी खोलो फिर से देखो इसे। आपको सिर्फ ये समझ आना चाहिए कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन लेता है FADH2 से। ठीक है, क्लियर? हाँ, ठीक है। हाँ, बहुत सारे को आएगा ऐसा नहीं बेटा। ठीक है, आगे देखो, ये चीज आपने पढ़ी है, यहां H+ इकट्ठा हो जाता है, इसे हम बोलते हैं F0, इसे F1 बोलते हैं। F0 क्या होता है? चैनल। और F1 क्या होता है? हेड होता है, आपने पढ़ा हुआ है। और इस पूरे को मिला के कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 5, या हम इसको नाम देते हैं एटीपेज, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, ये नाम देते हैं। और ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है F0। यहां से जब 2H+ जाता है तो ये हेड घूम जाता है, मतलब एनसीईआरटी कहती है हेड घूम जाता है ऐसे। जब ये हेड घूमता है तो एटीपी बनती है। तो मेरे पास एटीपी कैसे बनती है आप देख लो ध्यान से। ये मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये जगह मैट्रिक्स है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो आपको यहां पर समझ आना चाहिए H+ मूव करेगा, एटीपी बन जाएगी। क्लियर? सही है, ठीक है, क्लियर है? देख लो ध्यान से, क्लियर? तो F0 F1 पार्टिकल का एक और नाम कॉम्प्लेक्स 5 या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, फर्मेंटेशन पे आ गए हम। फर्मेंटेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, फर्मेंटेशन बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हमने फेट ऑफ पाइरुवेट 2 पढ़ा था, पहले पढ़ लिया। फेट ऑफ पाइरुवेट, जब मेरे पास ध्यान सुनेंगे, जब मेरे पास किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है और अगर उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है तो मेरे पास एरोबिक फेट होगा। और अगर किसी सेल में मेरे पास क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है, तो कुछ और करना पड़ेगा, किसका? पाइरुविक एसिड का। वो देखो क्या है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक तो प्रोकैरियोट में होती है, लैक्टोबैसिलस में। उसके अलावा हमारे पास ये किस में होती है? मसल सेल में। मसल सेल यूकैरियोटिक सेल है। मसल सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, क्लियर? हाँ, मसल सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। फिर से देखो बेटा, ठीक है, F1 रोटेट करता है, ऐसे घूम के एनर्जी बनाता है। देखो ध्यान से, फोकस करो। ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है। इस प्रोसेस में आपके पास 2 NAD+ से 2 NADH बनता है। ये पढ़ा था हमने अभी। हमने कहा था जो NADH बनते हैं उनके पास क्या है? 2 NADH बनते हैं। उनके पास किसके इलेक्ट्रॉन है? ग्लूकोज के। पाइरुवेट जो बना उसके साथ यहां 2 ATP बनता है। हमने आपको कहा कि पाइरुवेट का स्ट्रक्चर ये है, अगर जिसको नहीं आता आज याद कर लो। ये पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट का स्ट्रक्चर है। पाइरुवेट से आप बनाते हो एसिटाइल कोए, फिर जाते हो क्रैब साइकिल में। इन सब में आप क्या क्या चीजें बनाते हो याद करो। इन सब में भी NADH बनता है। इसमें भी क्या बनता है? NADH बनता है। तो जो भी NADH बने हैं वो सारे NADH कहां यूज होते हैं? ETS में यूज होते हैं। यही पढ़ा हमने। वो सारे NADH कहां यूज होते हैं? ETS में। और वापसी NAD+ बनता है। ये देखो, रिपीट कर रहा हूं। ग्लूकोज से पाइरुवेट, पाइरुवेट से एसिटाइल कोए, क्रैब साइकिल, ETS। क्रैब साइकिल और ETS में बने हुए NADH कहां इस्तेमाल होते हैं? ETS में यूज होते हैं। ETS में उससे क्या निकलता है बेटा? वापसी NAD+ बनता है। सोचो इस बात को, सोचो इसको ध्यान से, सोचो बेटा इसको ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। हमारे पास, ध्यान से समझो बेटा, ये ग्लाइकोलिसिस है जिसमें 2 ATP बनते हैं, उससे बनता है पाइरुवेट। पाइरुवेट से बनता है एसिटाइल कोए, क्रैब साइकिल, और जो भी NADH बनते हैं यहां वो कहां यूज होते हैं? ETS में। ETS किस पर डिपेंड है? ऑक्सीजन पर। किस पे डिपेंड है? ऑक्सीजन पर। और इस ETS से NADH से NAD+ कन्वर्ट होता है। NADH से NAD+ बना रहे थे हम ETS में। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि ETS का मेन काम NADH को NAD+ में कन्वर्ट करना है, ताकि वो वापसी ग्लाइकोलिसिस और अदर प्रोसेस में जा सके और ये प्रोसेस चलते रहे, ये प्रोसेस चलते रहे। ध्यान से सुने बेटा, मेरे पास ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाया और ये सारा बनाया। मेरे पास जो ETS का काम है, यदि आपसे कोई पूछे ETS क्या काम करता है,
ईटीएस NADH को कन्वर्ट करता है NAD+ में। उसके लिए आप क्या शब्द यूज करोगे? ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है? NADH की। NADH की ईटीएस ऑक्सीडेशन करके NAD+ बना रहा है। पर ईटीएस के साथ एक दिक्कत है, ईटीएस ऑक्सीजन पर डिपेंड है। इसका मतलब यह हुआ, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ईटीएस नहीं चलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ईटीएस नहीं चलेगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ईटीएस नहीं चलेगी। सारा खेल ही ऑक्सीजन का है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नहीं। अगर ईटीएस नहीं चली तो NAD+ वापसी नहीं बनेगा, और अगर NAD+ वापसी नहीं बना तो ग्लाइकोलिसिस को, इसको और इसको, वो NAD+ नहीं बनेगा, ये भी रुकने लगेंगे। तो हमने यहां पर ये सीखा कि ये सारे प्रोसेस NADH बना रहे हैं, ईटीएस NADH को यूज कर रहा है, और जब उसने यूज कर लिया तो उसने वापसी बनाया NAD+। ईटीएस किस पे डिपेंड है? ऑक्सीजन पे। अब एक कंडीशन समझो कि आप रनिंग कर रहे हो। जब आप रनिंग कर रहे हो, ध्यान से सुनेंगे, जब आप रनिंग कर रहे हो, ज्यादा प्रेशर मसल सेल्स पे है। मसल सेल्स को बहुत एनर्जी चाहिए। जब उसको बहुत एनर्जी चाहिए तो बहुत ऑक्सीजन भी यूज करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ रही है तो क्या बनना रुक जाएगा? NAD+ बनना रुक जाएगा। समझ लो, ध्यान से समझ लो इस बात को बेटा। NAD+ रुकना, बनना रुक जाएगा। समझो इस चीज को, NAD+ बनना रुक जाएगा। मैंने रिपीट किया, आप रनिंग कर रहे हो तो सबसे ज्यादा प्रेशर किन सेल्स पर है? मसल सेल्स को। उसको एनर्जी लानी है। अगर उसको एनर्जी लानी है तो कैसे एनर्जी लाएगा? वो एनर्जी लाएगा हमारे पास NADH को कन्वर्ट करेगा किसमें? NAD+ में। ऐसे एनर्जी लाए, मतलब वो बेसिकली कैसे लाएगा? एनर्जी लाएगा NADH को यूज करके। पर NADH को यूज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारा तेज तेज रेस्पायर करते हैं, क्यों? ऑक्सीजन पूरी करने के लिए। अगर उसके बाद भी ऑक्सीजन पूरी ना हो तो हम क्या करेंगे? पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। जरा आप स्ट्रक्चर देख लो, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगी बात। ये लैक्टिक एसिड है, यहां कीटोन है, यहां अल्कोहल है। इसका मतलब मैंने यहां पर NADH को खर्च करके ये किया NAD+। इसका मतलब ये हुआ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मसल्स के अंदर क्या होता है। मसल्स के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, क्या होता है? ऑक्सीजन उतनी पहुंच नहीं रही होती जितनी ज्यादा उन्हें चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। तो उनमें क्या होता है? ईटीएस जो है रुकने लगती है। तो टेम्पररी ईटीएस चलती रहे, मतलब ईटीएस रुकने लग गई, तो हम सोच रहे हैं कि कम से कम ग्लाइकोलिसिस के ये 2 ATP मिलते रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, देखो मान लो ये पॉइंट है पाइरुवेट, यहां से ये वाला प्रोसेस रुकने लग गया, तो हम एक एडिशनल प्रोसेस चला देते हैं ताकि आपको ये वाले से एनर्जी मिलती रहे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? इस NADH को खर्च करना पड़ता है। तो साइटोप्लाज्म में मसल सेल के पाइरुवेट कन्वर्ट कर देता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड इज नथिंग बट रिडक्शन ऑफ पाइरुविक एसिड। लैक्टिक एसिड सिर्फ क्या है? पाइरुविक एसिड की रिडक्शन से बनता है। और वो कहां बनता है? साइटोप्लाज्म में। एंजाइम का नाम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो अगर आप मेरी बात समझ पाए हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट करूंगा, फिर से एकदम स्लो रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, स्लो रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बेटा, देखो ध्यान से सुना, ये सारा चीज देखते हुए मैं ये कह रहा हूं आपको कि हमारी बॉडी में सारे सेल्स में ईटीएस चलता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मसल सेल्स की बहुत ज्यादा है। किन सेल्स की ज्यादा है? मसल सेल्स की। मसल सेल्स को काफी ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि उसकी ईटीएस को ऑक्सीजन मिलेगी तो NADH वापसी NAD+ में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब हम रनिंग करते हैं या किसी वजह से तो ऑक्सीजन कम पड़ती है, तो हम तेज तेज सांस लेते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्टिल ऑक्सीजन कम पड़ती है। उस केस में क्या होता है? पाइरुविक एसिड को टेम्पररी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि NADH को खर्च कर दें। NADH को खर्च करने से मुझे वापसी क्या मिलेगा? NAD+ मिलेगा। अगर मुझे वापसी NAD+ मिला तो वो यहां ग्लाइकोलिसिस में यूज होगा और ये 2 ATP मिलते रहेंगे। इस 2 ATP की सप्लाई मिलती रहे, क्योंकि ये वाली कम हो गई है सप्लाई। क्यों कम हो गई है? क्योंकि ईटीएस रुकने लगा है। तो इस सप्लाई पे हम अभी डिपेंड नहीं हो पा रहे हैं। ये वाली सप्लाई 2 ATP मिलती रहे तो हम क्या करते हैं? पाइरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बनाते हैं। पर लैक्टिक एसिड फिर क्रैम्प करता है, तो फिर हमें मसल में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज है बेटा, क्लियर? ये चीज है। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि लैक्टिक एसिड इज नथिंग बट
रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ पायरुविक एसिड, और आप लैक्टिक एसिड को फिर कहां लेकर जाते हैं, लिवर में, और वापसी पायरुविक एसिड बनाते हैं जिसे कोरी साइकिल कहते हैं। क्लियर। दूसरा, हमारे पास बेटा दो तरह की मसल्स होती हैं, एक रेड मसल, एक व्हाइट मसल। रेड मसल में एक पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करता है। उससे क्या होगा, इस ईटीएस को ऑक्सीजन मिलती रहेगी और लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। तो जो मैराथन रनर होते हैं, मैराथन रनर मतलब जो धीरे धीरे दौड़ते हैं, कई कई घंटों तक दौड़ सकते हैं, रीजन ये है कि उनकी रेड मसल डेवलप होती है, ईटीएस को ऑक्सीजन मिलती रहती है। लेकिन जो स्प्रिंटर होते हैं, स्प्रिंटर जो मतलब जो अचानक से तेज दौड़ते हैं, उनके पास व्हाइट मसल ज्यादा डेवलप होती है, तो उनमें अचानक से एनर्जी ग्लाइकोलिसिस से आती है, उनको इस वाले प्रोसेस से उतनी एनर्जी नहीं मिलती। तो ग्लाइकोलिसिस हमेशा तेज एनर्जी देता है, पर ग्लाइकोलिसिस की एनर्जी तभी मिलती रहेगी अगर आप उसको NAD+ देते रहो। क्लियर? ठीक है, क्लियर है यहां तक समझ में आ गया? तो हमने मायोग्लोबिन, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मायोग्लोबिन को लेकर आपको बताया कि रेड मसल में ऑक्सीजन स्टोर होती है मायोग्लोबिन के साथ, इस वजह से ईटीएस को मिलती रहेगी। यहां तक आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद अगला देखो बेटा, दूसरा हमारे पास क्या है, ये फर्मेंटेशन इथेनॉल की। इथेनॉल की फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो ये वाला तो एरोबिक है, दिस इज एरोबिक। तो इथेनॉल कहां बनता है भाई, ईस्ट बनाता है। इथेनॉल कौन बनाता है, ईस्ट। ईस्ट में एंजाइम होता है जाइमेज, उससे रिलेट करते हैं। देखो जरा क्या होगा, दिस इज पायरुविक एसिड, दिस इज पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड है। अब मुझे इथेनॉल बनाना है, क्यों बनाना है, इथेनॉल क्यों बनाना है बेटा, ये दो एटीपी मिलते रहे। ध्यान से देखो, इथेनॉल क्यों बनाना है, ताकि ये दो एटीपी मिलते रहे, और मुझे यहां पर NAD+ किस में कन्वर्ट हुआ, NADH में। जरा सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो NADH है ये मुझे वापसी इसमें कन्वर्ट करना है NAD+ में। देखो मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से पहले CO2 निकालते हैं। CO2 कौन से ग्रुप से जाएगा, COS से। तो अगर CO2 निकालूंगा तो एल्डिहाइड आ जाएगा, जिसे आप लिखोगे एसिटल्डिहाइड। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो तो इस एंजाइम का क्या नाम है, नाम पढ़ो, पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, साइटोप्लाज्म में होगा। तो पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज ने क्या किया, पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज ने क्या किया बेटा, लैक्टिक एसिड में कोई NADH नहीं बनता। एनर्जी की बात कर देता हूं आपसे, लैक्टिक एसिड में NADH खर्च हुआ है, बना नहीं है। लैक्टिक एसिड में नंबर ऑफ एटीपी 2 हैं, सिर्फ यही काउंट होंगी और कोई काउंट नहीं होती। एनसीईआरटी लिखती है लेस देन 7% ऑफ एनर्जी, मतलब 2 एटीपी बनती हैं जो 36 एटीपी का लेस देन 7% है। ध्यान से समझो, तो और कोई एटीपी नहीं बनती। दूसरा, 2 एटीपी यहां बनी है, पायरुविक एसिड का CO2 निकाल के मैंने बनाया एसिटल्डिहाइड। और अगर आप किसी एल्डिहाइड की रिडक्शन करो, वाई आप रिडक्शन क्यों करना चाह रहे हो, आप इस NADH को खर्च करना चाह रहे हो और क्या बनाना चाह रहे हो, NAD+। उससे यहां क्या बन जाएगा, इथेनॉल बनेगा। आप पढ़ लो खुद से, इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। तो कहीं ना कहीं एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन करके हमने क्या बना दिया, इथेनॉल बना दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस पूरे प्रोसेस में यहां कोई एटीपी नहीं है, तो इसका मतलब इथेनॉल वाले में यही 2 एटीपी है। 2 एंजाइम लगे, पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, और यहां जो एंजाइम लगा उसका नाम है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, जिसको जिंक चाहिए होता है, जिसको एज अ एक्टिवेटर क्या चाहिए, जिंक। जिंक और किसको चाहिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को। मैं रिपीट कर रहा हूं, इथेनॉल 2 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप है, ध्यान से सुनेंगे, पहला स्टेप है बेटा, बहुत ध्यान से देखो, पहला स्टेप है पाइरुविक एसिड से एसिटल्डिहाइड, जिसमें हमारे पास CO2 निकल गया, पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज साइटोप्लाज्म में। अब देखो एल्डिहाइड बन गया है। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए रिडक्शन करेंगे, ये NADH खर्चेंगे। ये NADH खर्च के ये क्यों बना रहे हैं, ताकि ग्लाइकोलिसिस में दोबारा से इसे यूज कर सके। ग्लाइकोलिसिस नहीं चलेगी अगर इथेनॉल ना बनाओ, ठीक है। दूसरा, आपसे CO2 पूछ सकते हैं, तो कितने CO2 बने, एक पाइरुविक एसिड से एक CO2 बना है, तो 2 पाइरुविक एसिड से 2 CO2 बन सकते हैं, ऐसे सोचो। तो एक पाइरुविक एसिड से एक CO2 बना है, 2 पाइरुविक एसिड से 2 CO2 बनते हैं। तो इथेनॉल इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट, और ग्लाइकोलिसिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। यहां तक समझ आ गया?
क्लियर है यहां तक? बेटा वही बता रहा हूं जो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी कहती है कि 13% इथेनॉल बनाने के बाद ईस्ट खुद को रोक देता है, स्टार्व कर लेता है, डेथ। मैं रिपीट कर रहा हूं, ईस्ट इथेनॉल बनाता है, मीडियम में अगर 13% के आसपास कंसंट्रेशन हो जाती है तो इथेनॉल बनाना बंद कर देता है। अगर वो इथेनॉल बनाना बंद करेगा तो NAD प्लस वापसी नहीं मिलेगा। अगर NAD प्लस वापसी नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया की ग्लाइकोलिसिस, सॉरी ईस्ट की ग्लाइकोलिसिस भी रुक जाएगी और ईस्ट मर जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बेटा लैक्टिक एसिड में सुनो ध्यान से, एक पाइरुवेट से एक लैक्टिक एसिड में एक NADH यूज होता है। तो पाइरुवेट कितने थे? 2, तो 2 NADH यूज होंगे और दोनों NADH कहां बने थे? ग्लाइकोलिसिस में। क्लियर है? बेटा कॉम्प्लेक्स 5 F0 F1 को कहते हैं, मैं लॉजिकल रीजन बता रहा हूं, आप देखो अगर आपको ये ऑर्गेनिक आती है तो CO2 निकालना, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 हटाओगे हाइड्रोजन आएगी, एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे इथेनॉल। रिडक्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि NADH खर्च करना है। क्यों खर्च करना है? ताकि इसको दे सको NAD+। ठीक है, डन। ठीक, पर एनसीईआरटी में एक चीज है बेटा, जब हम 36 ATP निकालते हैं तो एनसीईआरटी ने बोला यार ये 36 निकालना एक हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज है। मतलब कह रहा है कि ये तभी होगा जब ग्लूकोज से बने हुए सारे के सारे पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएं और सीधे सीधे ATP ही बनाएं, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। क्लियर है? ठीक है बेटा, एनसीईआरटी का पुराना डायग्राम बनाना आप, नया वाला मत बनाना। नए वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक पुराना डायग्राम है ब्लू और व्हाइट कलर में, उसको करेंगे। ठीक, क्लियर? हाँ, अब आप बेटा रुस्तम अली प्लीज दोबारा देखें एक बार लेक्चर को, आपको समझ आएगा। जिंक वाला मैं ये कह रहा हूं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर जिंक है, और जिंक और भी कुछ उसका एक्टिवेटर। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कहां दे रखे हैं एक्टिवेटर आपके पास? एक्टिवेटर एक दे रखे हैं बायोमोलिक्यूल के लास्ट पेज पे, मिनरल न्यूट्रिशन में, और इस चैप्टर में कौन कौन से एंजाइम का क्या एक्टिवेटर है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर जिंक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का है, मैग्नीशियम किसका है? हेक्सोकाइनेज का, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का, रुबिस्को का और पैपकेज का। ऐसे याद करना है बेटा। कॉम्प्लेक्स 5 बता दिया आपको, ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए सेशन एंड करते हैं, इतना मोर देन इनफ है। आरक्यू आप खुद से पढ़ेंगे, आरक्यू इजी टॉपिक है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि अब हमने इसको कंप्लीट किया, अब हम फोटोसिंथेसिस मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग सेशन में होगी, फोटोसिंथेसिस पढ़ के आओगे, मैं सारे चार्ट्स वगैरह साथ लाऊंगा और उनको प्रॉपरली क्वेश्चंस के थ्रू मूव करूंगा पूरे चैप्टर को। तो कृपया पढ़ के आना, मैं फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा और उसके बाद कुछ चैप्टर और है, इस तरीके से मूव करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है, अब सेशन एंड करते हैं और बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप ये सारा दोबारा देखो, जिनको डाउट हो रहा है एनसीईआरटी खोल के बैठना। ठीक है, क्लियर बेटा? ठीक है, सटल सिस्टम मत करो, सिर्फ ये याद रखो कि मेनली 36 है, कुछ में 38 होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ NADH में खर्च होता है। ठीक है, नोट्स आपको कहां मिलेंगे? मैं कुछ चीजें गाइड कर देता हूं। नोट्स आपको ऐप में मिलेंगे बेटा, ऐप में आप जाओगे, जो हमारा ये है ऐप के अंदर आपको ये मिलेगा, जहां पे ये बैच दे रखा है उम्मीद बैच, उसमें नोट्स के सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके जो PDF है ये वाली, ठीक है। उसके अलावा आपको क्वेश्चंस दिए थे 100, उनको सॉल्व करो। ठीक है, मोर देन इनफ है। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ, कुछ बच्चे माइंड मैप लिख रहे हैं, उसका भी अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ को समझ आया होगा, प्लीज पढ़ाई करें और सेफ रहें। ठीक है, क्लियर है? ठीक, ठीक है बेटा, थैंक यू।